वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें एक मर्तबा तो वो हाथ आते आते रह गया। कुछ एम्बुलेंसें आई ज़ख्मियों को लेके, तो पता लगा कि जी वो पुलिस एहलकार है ज़ख्मी सिविल में। एकदम से हलचल मच गई, जी पुलिस एहलकार ज़ख्मी कहाँ से आए? जी हब से आए। कराची पुलिस के एहलकार थे और हब में ज़ख्मी हो गए, ये क्या मामला हुआ? यहाँ से जो पुलिस पार्टी गई थी चौधरी असलम साहब की सरबराही में, अंदर जाती जैसी रेती बजरी का ट्रक जो है वो अंदर दाखिल हुआ इलाके के अंदर, वो हेडलाइट जैसे उसकी लाइट पड़ी अंदर, और सबसे पहले इन पे जो है वो ट्रक पे एक रॉकेट से हमला किया। रहमान डकैत जैसी जो शख्सियत थी उसका पूरे सिंध में, पूरे बलूचिस्तान में बहुत आसान एक्सेस था। जैसे ही ये इत्तला इस्लामाबाद पहुंची तो उस वक्त आर्मी चीफ जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये शाबाश भी दी। सुबह 7 साढ़े 7 बजे इत्तला मिली कि उनके जो है वो रहमान डकैत फरार हो गया। 6 करोड़ रुपए जो है रिश्वत वसूली के एवज। नवाब अकबर भुट्टी के साथ भी कहा जाता है कि ये अटैच था, उनके भी राब्ते में था। उस वक्त तो काफ़ी र्यूमर थी कि जी नवाब अकबर भुट्टी वाला वाक़या जो हुआ वो रहमान की निशानदेही पे ही हुआ। उसी ने सारी पॉइंटेशन, उसने सारे जो है वो तफसीलात बताई। गिरफ्तारी तो हो गई, लियारी टास्क फोर्स खाली हो गई। 3 बार ये हाथ आए और निकल गए। चौथी अटेम्प्ट आखिरी जिसमें किस्मत ने रहमान डकैत का साथ नहीं दिया। देखिए, पुलिस को हमेशा जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा है ना, वो अपनी काली भेड़ों से पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान खान। जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों लियारी गैंग वॉर के ऊपर भारत में एक फ़िल्म बनाई गई धुरंधर, जो कि अब जिसकी नुमाइश भी हो चुकी है, फ़िल्म चल रही है। लेकिन ये फ़िल्म जो पड़ोस में बनी, इसका मकसद सिर्फ प्रोपेगेंडा करना था, लियारी को बदनाम करना था, कराची को बदनाम करना था। लेकिन इसको देखने के बाद ये ख्याल आता है कि जो इसकी स्क्रिप्ट लिखा गया, इसकी डायरेक्शन दी गई और जिस तरीके से इसको फिल्माया गया, जो करैक्टर्स इसमें दिखाए गए, तो वो भी इतने नाकिस और उनमें इतने झोल हैं, खामियां हैं कि वो प्रोपेगेंडा भी सही तरीके से नहीं कर सके। जबकि हकीकत में बात की जाए तो लियारी गैंग वॉर में सिर्फ एक किरदार रहमान डकैत, बाकी तो बहुत सारे किरदार थे, अभी भी हैं, लेकिन उसकी भी ज़िंदगी के ऐसे गोशे थे कि एक एक चीज़ पे पूरी पूरी एक फ़िल्म बन सकती है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तहकीकाती रिपोर्टर रजब अली मौजूद हैं, जिन्होंने लियारी पे बहुत ज़्यादा काम किया है। रजब भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्रिया इमरान। अच्छा रजब भाई, ये बताइएगा कि जैसे मैंने अभी अपने इंट्रो में बताया कि लियारी गैंग वॉर की तो बहुत सारे किरदार थे, कुछ मरकज़ी किरदार थे, कुछ उनसे मुंसलिक किरदार थे, जिनमें पुलिस वाले भी, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सियासतदान, पॉलिटिशियंस, वो भी उस वक्त मुंसलिक थे कहानियों से। सिर्फ अगर रहमान डकैत की बात करें तो इसकी ज़िंदगी के ऐसे कई गोशे थे, कई इसकी ऐसी एक्टिविटीज़ थी कि जिनका तज़किरा होता है बड़ा मुख्तसर होता है, और सरसरी सी बात की जाती है कि इस तरह हुआ था, इस तरह हुआ था। लेकिन उन पे जब आप डीप उनको देखते हैं, आपने तो बहुत काम किया उसके ऊपर। उस ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी कि जो उस वक्त पब्लिश भी नहीं हो सकें, छप भी नहीं सकें। तो 3 बार ये हाथ आया इदारों के, 98 में, उसके बाद आखिरी इनकाउंटर तक। तो इसकी ज़रा डिटेल बताएं कि क्या क्या, किस किस तरीके से ये हाथ आया, फिर निकला, और फिर उसके बाद हम फर्दर एक एक करके उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, बाकायदा तौर पे तो गिरफ़्तार एक बार जो 98 में हुआ था वो यासिर अरफ़ात के साथ, और उसके बाद जो है 2009 में जाकर जो है वो इनकाउंटर में रहमान डकैत मारा जाता है। तो दरमियान में जो है वो 2 वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें एक मर्तबा तो वो हाथ आते आते रह गया। जो हब चौकी पे जो रेड था वो बड़ा ख़तरनाक रेड था, उसमें काफ़ी रिटेलिएट भी हुआ और पुलिस और जो है पुलिस का जो है वो बड़ा नुकसान भी हुआ। और एसएचओ कलाकोट जो थे अरशद भट्ट, इंस्पेक्टर अरशद भट्ट, वो शहीद हुए और दीगर जो पुलिस एहलकार थे ज़ख्मी भी हुए थे। वो जब एक वो इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद एक अनऑफिशियली गिरफ्तारी थी जो बाकायदा तौर पर वो रहमान इदारों के हाथ आ गया, जिसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो चौधरी असलम साहब की टीम का था और लियारी टास्क फोर्स का ये क्रेडिट था, जिसकी सरबराही चौधरी असलम कर रहे थे। उनके साथ उमर शाहिद हामिद भी थे, जो कि उस वक्त गालिबन लियारी के टीपीओ थे, और इरफान बहादुर साहब भी जो है वो उनके साथ हुआ करते थे। उनके पास शायद डीएसपी एसडीपीओ का चार्ज था।
बगदादी कॉलोनी का उनके बगल में। तो उस वक्त एक बार तो जो ये हब चौकी पे जो वाक़या हुआ, ये तो तकरीबन सुबह सवेरे अजानों का वक्त, ये मतलब 2004-5 की बात थी, 4 की बात थी शायद। ये 2004 की बात, जी। जो हब चौकी वाला जो था इंसिडेंट। हम तो वैसे रात भर जो है वो बाहर ही गुजरती थी, चूँकि रात देर तक जो है वो काम होता था, फिर उसके बाद जाके एक आध अस्पताल में आके बैठक लगती थी। बिल्कुल, वो बैठक के आधार इत्तेफाक से हम जो है वो सुबह अजानें हो रही थी, उस वक्त जो है वो कुछ एम्बुलेंसें आई ज़ख्मियों को लेके जो अपना सादा लिबास में थे। तो पता लगा कि जी वो पुलिस एहलकार है ज़ख्मी, सिविल में। एकदम से हलचल मच गई जी, पुलिस एहलकार ज़ख्मी। कहाँ से आए जी? हब से आए। कराची पुलिस के एहलकार थे और हब में ज़ख्मी हो गए, ये क्या मामला हुआ? ये जी थोड़ी देर में जो है ऐसे बात पता लगी कि जी वहाँ पर कोई रेड हुई पुलिस की बड़ी, और वहाँ पर बड़ा मामला हो गया। तो जैसे जैसे थोड़ी देर और गुजरी, तो उसके बाद पहले तो सहाफ़ियों के पास अपना कन्वेंस तो होता नहीं था, तो लिहाजा ईदी की एम्बुलेंस पकड़ी और उसमें कुछ सहाफ़ी जो है वो बैठे और इस तरीके से टीम बना के जो है वो उस जगह पे पहुंच गए। हम जब सुबह सुबह वहाँ पहुँचे तो वहाँ फायरिंग चल रही थी, फायरिंग हो रही थी अतराफ़ में, और पुलिस के साथ वहाँ पर रेंजर्स भी उस वक्त तक आ चुकी थी और पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। आहिस्ते आहिस्ते पुलिस जो है वो पुलिस रेंजर्स जो है वो आगे बढ़ती चली गई वाइट हाउस के करीब। ये बिल्कुल हब चौकी का जो है मेन, तो मतलब इसमें जो है इन्वेस्टिगेट में जो है वो ये चीज़ पता लगी कि यहाँ से जो पुलिस पार्टी गई थी चौधरी असलम साहब की सरबराही में, वो एक रेती बजरी वाला एक ट्रक था, उसके साथ और एक दो गाड़ियाँ थी प्राइवेट, वो ये सारे सादा लिबास थे। इनमें मेरे ख्याल में वर्दी में शायद एक दो कोई पुलिस एहलकार होंगे, और असला भी मुख्तसर सा लेके गए थे, चूँकि बॉर्डर क्रॉस करनी थी, सिंध बलूचिस्तान का बॉर्डर था, बॉर्डर क्रॉस करके जाके अपने दुश्मन को पकड़ना था। तो जैसे ही हब चौकी पे पहुंचे तो वहाँ हमें पता लगा कि वहाँ पर जो है वो पुलिस को रोका गया कुछ देर के लिए। एकदम उनको एकदम एक्सेस नहीं दे दिया गया वहाँ बलूचिस्तान में जाने का, वहाँ पर रोका गया चौकी पे, जो चेक पोस्ट हब की जो चेक पोस्ट थी, कुछ थोड़ी देर ताख़ीर हुई। तो इसमें मौका मिल गया, जैसे हर जगह काली भेड़ें तो मौजूद हैं हमारे यहाँ, पुलिस में भी हैं, दीगर इदारों में भी हैं, उन तक इत्तला शायद पहुँच गई। सही, क्योंकि फिर पता ये लगा कि जैसे ही इनका ट्रक अंदर जो है वो हब चौकी का वो इलाका जो बिल्कुल साथ करीबी था, हब चौकी जैसे ही शुरू होती है उसके साथ ही इलाका था, वो गालिबन जो है वो, अब नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बहरहाल बिल्कुल साथ ही था, हब चौकी के बिल्कुल साथ वाला इलाका था। अंदर जाती जैसी रेती बजरी का ट्रक जो है वो अंदर दाखिल हुआ इलाके के अंदर, वो हेड लाइट जैसे ही उसकी लाइट पड़ी अंदर, और सबसे पहले इन पे जो है वो ट्रक पे एक रॉकेट से हमला किया गया। उसके बाद तो नहीं पता कहाँ से गोली आ रही थी, और उसमें एक हमारे SHO भी शहीद हुए और पुलिस वाले ज़ख्मी भी हुए। फिर काफ़ी देर में उनका मुकाबला भी हुआ, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से, मतलब कहें कि जो है वो उस वक्त, क्योंकि इनके पास इतनी बहुत ज़्यादा नफरी तो थी नहीं, फिर नफरी तलब की गई, उसके बाद कॉर्डन ऑफ किया गया, रेंजर से भी मदद तलब की गई, लेकिन वहाँ पर रहमान डकैत मौजूद था और फिर निकल गया। और फिर बिलाखिर वो वाइट हाउस जो है उसको मिसमार किया गया। वो एक जगह थी जहाँ पर वो जो बाकायदा तौर पर रिहाइश उसने अख्तियार की हुई थी। अच्छा, ये बताएं, एक तो ये व्हाइट हाउस था क्या? इसका नाम इसने व्हाइट हाउस रखा क्यों था? और क्या ये व्हाइट हाउस इसने खुद अपने रहने के लिए बनवाया था? उससे पहले इसको हब में जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और फिर वहाँ ये व्हाइट हाउस बनाने की? देखिए इमरान, रहमान डकैत जैसी जो शख्सियत थी उसका पूरे सिंध में, पूरे बलूचिस्तान में बहुत आसान एक्सेस था। इसके आला कार जगह जगह पर थे, इनके अपने जो है वो सेफ़ हाउसेस इन्होंने जो बना रखे थे। बल्कि जो है वो जो पड़ोसी ममालिक भी हैं हमारे, ईरान भी बड़ी आराम से वो चले जाते थे, आसानी से ट्रैवल करते थे। मस्कत है, ओमान है, दुबई है, मतलब वहाँ तो उनके लिए आना जाना कोई सा इशू नहीं था। उनके पास नकली आइडेंटिटी भी हुआ करती थी और वहाँ पर उनको प्रोटोकॉल भी मिला करता था। जैसे आपने अभी मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो बाबा लाडला के जाली शनाख्ती कार्ड, तो उनके पास जाली आइडेंटिटी होती थी और ये आसानी से। और वो जो वाइट हाउस जो था वो एक सफ़ेद कलर था उसका, वाइट हाउस के जैसा वो दिखता था, थोड़ा सा उसकी मुशाबियत थी, इसलिए उसका नाम वाइट हाउस। चूँकि खान साहब का अपना नाम इतना बड़ा था रहमान का, समझे वो खुद सरदार थे,
तो वो ये अपना एक ख्वाहिश भी होती है कि यार एक व्हाइट हाउस जैसे अमेरिका में है, हाँ, वहाँ सदर होता है, तो है ऐसी बहुत बड़ा रकबा तो नहीं था उसका, रकबा तो छोटा था, लेकिन ये कि था वो व्हाइट हाउस। तो वो फिर व्हाइट हाउस गुस्से में इन्होंने डिमोलिश भी कर दिया, उसको तबाह कर दिया, डिमोलिश कर दिया लेकिन उस वक्त ये हाथ नहीं आया, उस वक्त ये वहाँ से फरार। हाँ, साथ ही चूंकि वो हम नदी वगैरह साथ थी, तो वो कच्चे के इलाके में एकदम जो उनके साथियों समेत फरार हो गए। कुछ साथी वहाँ पर पकड़े भी गए थे, इसमें कोई मेरे ख्याल में 16-17 के करीब जो है वो लोग ऐसे थे कि जो पकड़े भी गए थे, उनसे भारी हथियार भी बरामद हुए थे। सही। अब ये 2 अटेम्प्ट हो गई, यानी कि एक 98 में ये पकड़ा गया अरफात के साथ, हाजी लालू के बेटे के साथ, और 98 में ये हाथ आके सिटी कोर्ट से भाग गया। सही है। उसके बाद दूसरी बार 2004 में ये बिल्कुल हाथ आ चुका था, और लेकिन ये वहाँ से हाथ आगे निकलने में कामयाब हो गया। अब तीसरी अटेम्प्ट की तरफ आते हैं, मशहूर ज़माना क्वेटा अटेम्प्ट। वो 2006 में वो भी चौधरी असलम साहब की टीम थी, उनके साथ गालिबन वासिफ कुरैशी भी थे, इंस्पेक्टर बाउद्दीन बाबर भी थे, इरफान बहादुर साहब भी थे, और जो है शाहिद हामिद साहब भी गालिबन, पूरी टीम थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक मिशन था। इसमें बताया जाता है कि पुलिस पार्टियां जो थी वो टुकड़ों की शक्ल में, एक 2 अफसरान मुख्तलिफ हुलिये बना के मुख्तलिफ प्राइवेट गाड़ियों में कराची से निकले हैं, ताकि किसी को इल्म ना हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, बगैर बताए कराची से जो है, मतलब एक जो प्लान था, प्लान के मुताबिक वो यहाँ से निकले थे और किस तरीके से कोयटा में पहुँचना है, वहाँ पर कहाँ किसकी पोजीशन क्या होगी। जाहिर सी बात है कितना ख़तरनाक मुजरिम था ये रहमान डकैत, किसी सूरत जो है वो हाथ नहीं आ रहा था। बहरहाल एक जो है वो आला अदालत के आला अफसर के घर पे उन्होंने छापा मारा, वहाँ से भी इसने फरार की कोशिश की। दीवार ये कूदा था, तो गालिबन दीवार कूदने से इसकी टांग पे चोट लगी थी या इसको पुलिस की गोली लगी थी, इसकी टांग बहरहाल जख्मी हुई थी उसमें, लेकिन ये भाग नहीं सका, हाथ आ गया था। और हाथ आते ही फौरी तौर पे जो हमारी इत्तलात हैं कि जैसे ही ये इत्तला इस्लामाबाद पहुंची, तो उस वक्त आर्मी चीफ जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये शाबाश भी दी, और उससे जो है वो वहाँ से हटाने को फौरी तौर पे मना किया, और स्पेशल वहाँ पर जो है वो तैयारा भेजा गया, जिसके ज़रिए से कोयटा से कहीं और मुंतकिल किया गया। बाद में तो वो कराची लियारी टास्क फोर्स में ही आया, जहाँ पर उसकी तो बाज़ इत्तलात ऐसी भी आई थी कि पहले इसको इस्लामाबाद ले जाया गया था, उनकी फिर तस्दीक मेरे ख्याल में नहीं हो सकी थी। हो सकता है कहा इस्लामाबाद का गया और पहुंचाया उसको कराची गया, क्योंकि वो सारी चीज़ें डिसीव करने के लिए, हाँ, मख्फी रखने के लिए, ताकि किसी को पता न लग सके कि इसे कहाँ ले जाया जा रहा है या कहाँ रखा जाएगा इसे। और ये ऑफिशियली था भी नहीं, क्योंकि मीडिया में तो एक दो दिन के बाद ये खबर थोड़ी बहुत कुछ लीक हुई थी कि रहमान डकैत जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ आ गया है, लेकिन तस्दीक कोई नहीं थी, इसीलिए जो है वो उस खबर की बहुत ज़्यादा इतनी। अच्छा, इसको तो तैयारे के जरिए मूव किया गया, क्योंकि इतनी हाई प्रोफाइल इसकी उस वक्त गिरफ्तारी हो चुकी थी कि खुद उस वक्त जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल थे वो भी बराह रास्त नज़र रखे हुए थे, मुसलसल इंफॉर्मेशन उनको मिल रही थी। लेकिन जो टीम थी गिरफ्तार करने वाली एक इदारे के साथ, वो वापसी में भी इसी तरह छुप के आए हैं, सारे वापस भी इसी तरीके से वो लोग आए, अलग अलग आए। क्योंकि देखिए पुलिस को हमेशा जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा है ना, वो अपनी काली भेड़ों से पहुंचा है। यहाँ पर भी वो 15 दिन तकरीबन जो है वो रहमान पुलिस की कस्टडी में रहा। पुलिस के साथ जो है वो वफाकी इदारे जो है वो भी, उनकी भी साथ में कस्टडी थी, और उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट उससे मुस्तकिल जो है वो किया जा रहा था। और इसी दौरान जो है वो रहमान जो फरार हुआ यहाँ से पुलिस की कस्टडी से, एक जो है ना वो एक बड़ा, एक मैं कहूँगा कि एक बड़ा अलमिया हुआ पुलिस के साथ ना। एक तो जो ये वाक़या हुआ जाली माशूक बरोई जो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, यानी कि वो टाइमिंग ऐसी थी, टाइमिंग ऐसी थी कि रहमान पुलिस की कस्टडी में था और माशूक बरोई केस हो गया। और वही टीम जो इसको लाई थी, हाँ, माशूक बरोई के मामले में जो 302 का जो मुकदमा, असल में यहाँ पर पुलिस ने हुआ ये कि जब ये जाली माशूक बरोई का कत्ल हुआ ना, तो हर अफसर की ख्वाहिश थी कि उसकी FIR में उसका नाम आ जाए ताकि प्रमोशन मिल जाए उसको, क्योंकि उस वक्त तो शोल्डर प्रमोशन
ऐसा ही था, मतलब खुल के ASI बांटे जाते थे। हाँ, जो ASI सिपाही DIG था बन उसको गए। था कि जी मैं हेड बन जाऊंगा, जो हेड था उसको था कि जी मैं एएसआई बन जाऊंगा, एएसआई था सब इंस्पेक्टर, और इसी तरीके से ऊपर तक। हाँ। तो हर एक ने अपना नाम लिखवा दिया था। करीबन 2 दर्जन से ज्यादा मेरे ख्याल में अफसरान और एहलकार थे जिनका उस एफआईआर में नाम था। नाम इसलिए था क्योंकि उन्होंने इनकाउंटर में ये नाम लिखे हुए थे ना। तो वो जो 302 का हुआ ना केस, वो सारे उसमें आ वो गए, सारे 302 365 वो सारे जो है वो लेने के देने पड़ गए। यानी शोल्डर प्रमोशन तो नहीं मिला, गिरफ्तारी मिल गई। गिरफ्तारी तो हो गई, लियारी टास्क फोर्स खाली हो गई। हाँ, ये अलमिया था, ये अलमिया था। जितने इसके साथ चौधरी असलम चौधरी असलम शाहिद साहब आमिर, गए, शाहिद हामिद साहब गए, उमर शाहिद आमिर, इरफान बहादुर साहब गए, हाँ। और इनके साथ जितने टीम नीचे और टीम के लोग थे वो सारे चले गए। वो तो शुक्र ये हुआ कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस लिया और वो मुकदमा, इनकी गिरफ्तारियां कलअदम करार दी और वो मामला हाँ, वो तो वो बाद में, लेकिन उस वक्त तक पुलिस का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। रहमान को इन्हें अपने सेल से एक प्राइवेट जगह मुंतकिल करना पड़ा। कराची पुलिस, लियारी टास्क फोर्स और चौधरी असलम की टीम पर जो ये कारी ज़र्ब मैं कहूँगा कि जो पड़ी थी ना, ये 2 वाक़या जो पैदर पे हो गए। एक माशूक बरुई कत्ल केस, वो उसके साथ रहमान का फरार हुआ। अच्छा, जैसे माशूक बरुई हुआ तो उसके बाद ही फ़ौरन ही जो है वो ये रहमान भी जो है वो फरार हो गया। अच्छा, रहमान फरार बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ था, बड़ी फिल्मी कहानी है। ये बताएं कि क्या हुआ, कैसे था, क्या मतलब कैसे रहमान के कारिंदे पहुंचे कैसे वहां तक, और कैसे वो सारा सिलसिला था? देखें, इसके क्योंकि रहमान जब अनऑफिशियली गिरफ्तार हो गया तो पता तो लग गया सबको कि वो है कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है। और फिर जो है उसके बाद हर एक की कोशिश थी कि किसी तरीके से, मतलब इनकी गैंग की जो कोशिश थी कि किसी तरीके से रहमान को इनकी गिरफ्त से छुड़ाया जाए, क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी शो नहीं की थी। 15 दिन के करीब जो है वो तकरीबन गुजर चुके थे, और ये जब माशूक बरुई केस हो गया तो ये लियारी टास्क फोर्स कमज़ोर हो गई। हाँ, कमज़ोर हो गई, अफसरान यहाँ पर चले गए, अफसरान जो आप खुद को बचाने में लगे हुए थे, खुद को बचाने में लग गए। और ये जो रहमान डकैत की जो कस्टडी थी वो थी शहीद इंस्पेक्टर बहाउद्दीन बाबर के पास उस वक्त, जो मेट्रोविल में रहते थे, जो मेट्रोविल साइड एरिया में रहते थे। उनके पास ही उनका एक ख़ास अपनी रिहाइशगाह थी, या रिहाइशगाह के साथ कोई जगह थी जहाँ पर रहमान को रखा गया था। ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें जो है वो सामने आई कि रहमान को वहाँ पर रखा गया था। लेकिन वो जिस तरह फ़रार हुआ था वो बड़ा एक फिल्मी सीन था। पुलिस की गाड़ी बैठे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इस ताक में लगी हुई थी कि कहीं से कोई सुराग मिले रहमान का, ताकि वो उनको बता के और जो है वो जो भी मफादात अपने वो हासिल कर सकें, क्योंकि उन्होंने पूरी पुलिस को लगाया हुआ था पीछे कि किसी तरीके से पता लग जाए कि रहमान को कहाँ रखा हुआ है। इसीलिए बहाउद्दीन बाबर ने भी अपने जो बहुत ही ज़्यादा एतमाद के जो लोग थे ना, 2-3 पुलिस एहलकार, उनको अपने साथ रखा था। बाकी इसके अलावा वफाकी इदारे की भी कस्टडी थी, लेकिन इसमें हुजूम ना लगाया जाए, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ना हो, ताकि जो है लोगों को कुछ ऐसा ना लगे कि यार यहाँ पर कोई गैर मामूली चीज़ जो है वो हो रही है। तो लिहाजा चंद एक जो है वो पुलिस वाले थे जो शिफ्टों में ड्यूटी दे रहे थे, उनके साथ वफाकी इदारे के भी थे जो है वो एहलकार। तो हुआ यूँ कि रात का वक्त जो है वो बहाउद्दीन बाबर के पास, चूँकि SHO कलरी का चार्ज था, DSP कलरी का चार्ज भी उनके पास था, चूँकि जो है वो इरफान बहादुर साहब भी गिरफ्तार हो गए थे, फिर TPO का चार्ज भी उनके पास था, इजाफी चार्ज। ये 3 चार्ज थे। और नसीब उनका ख़राब ये था कि रात में जो है वो पानी बिजली पे एहतजाज रोज़ की बुनियाद पे होता था। लियारी में शदीद गर्मियों के दिन थे, तो वहाँ पर एहतजाज हो रहा था, और रात भर एहतजाज में ख्वार हो गए, और सुबह जाके जो है वो सोए हैं 4 बजे 5 बजे, सुबह 7 साढ़े 7 बजे इत्तला मिली कि उनके जो है वो रहमान डकैत फ़रार हो गया। तो हम ये बात कर रहे थे कि फ़रार हुआ कैसे। पुलिस की काली भेड़ इस ताक में लगी हुई थी कि रहमान को रखा कहाँ ताकि उसकी इत्तला दी जाए और आशिक उनसे जो मफादात हासिल कर लें। जिस सुबह ये वाक़या हुआ उससे पहले वाली रात जो वहाँ पर मुहाफ़िज़ के तौर पे ड्यूटी करने जाने वाला उनका एक बहाउद्दीन बाबर का एक जो करीबी आदमी था, उसको एक बंदे ने ट्रैप किया। पुलिस एहलकार नहीं, उसे ट्रैप किया, पुलिस अफसर ने ट्रैप किया, और उससे एक मंसूबे के तहत हुआ सारा काम कि यार चलो आओ हम चलते हैं खाना खाने। अच्छे से किसी होटल पे माड़ीपुर रोड पे ही वो खाना खाने गए। कढ़ाई उन्होंने खाई, जो चीज़ें पता लगी
कढ़ाई खाई और फिर उन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की आगे के लिए। उन्होंने से पूछा भैया यार अभी तो जो है वो जाएगा, अभी कहाँ तुम लोग जो है वो साथियों के लिए खाना वाना लोगे, मैं यहीं से बनवा देता हूँ तो तुम जो है वो साथियों को खिला देना, यहीं से बनवा देते तुम्हारे साथ। और वहाँ पर कितने हैं? तो उन्होंने 2-3 का बताया कि जी वहाँ 3 लोग हैं। उनको ये आइडिया हो गया कि वहाँ पर बहुत कम लोग हैं उसकी सिक्योरिटी पे। ये बात वहाँ से लीक हुई, उन्होंने खाना बनवा के, ना सिर्फ खाना बनवा के दिया और वहीं से उस पुलिस एहलकार की रैगिंग हुई और ये पता लगाया गया कि रहमान को कहाँ रखा गया है, किस मुकाम पे रखा गया है, वहाँ तक रेकी की गई। जैसी ये चीज़ कंफर्म हो गई कि हाँ इस मुकाम पे रहमान को रखा, चूँकि उसकी ड्यूटी वहाँ थी इसलिए उसने जाना वहीं था, ये कंफर्म हो गया कि इस जगह पे एक ग्राउंड फ्लोर पे समझ लें कि एक बाहर शटर था, दुकान थी, दूसरे दरवाजे से अंदर जाके शटर बंद किया हुआ था और अंदर जो है वो रहमान को रखा गया था। ये सब रैगी करने वाले ने ये सारी ऑब्जर्वेशन की और जाके आगे इत्तला दे दी। इसी तरह से उन्होंने अपना एक प्लान तरतीब दिया और सुबह सवेरे हुआ ये कि जी एक भीख मांगने वाली गदागर जो है वो उस मकाम पे पहुंच गई जहाँ रहमान को रखा था, यानी भेजी गई। उसके पीछे पूरी फोर्स, मतलब इनकी जो लियारी गैंग वार के जो इनके जो कारिंदे थे, रहमान डकैत के जो कारिंदे थे, वो सारे उसके पीछे थे कि जैसे ही हमें कंफर्मेशन हो जाएगी और हम वहाँ दावा बोल देंगे। इतने ज़्यादा एहलकार या इतना ज़्यादा असला इनके पास है नहीं, क्योंकि बातचीत जब मैंने कहा ना कि उसने पुलिस वो काली भेड़ जो पुलिस एहलकार था, जो पुलिस अफसर था, उसने जो रहमान डकैत की हिफाजत पे मामूर जो एहलकार था उससे कुछ ना कुछ उगलवाया ना, मतलब जितना उगलवा सकता था, ज़्यादा बोल नहीं सकता था कि यार मतलब जो है वो किस तरीके से हो रहा है मामला यार। उसने बोला भाई उसको बहुत सेफ रखा हुआ है और उसको बहुत अच्छी जगह पे रखा हुआ है, वहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता, मतलब ज़्यादा कुरेदने की कोशिश करता तो वो पकड़ा जाता, इसलिए ज़्यादा मतलब इतना उनको था कि यार वो है तो सेफ लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ सिक्योरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा एहलकार नहीं है। हुआ ये कि जी भिखारन जैसे ही भीख मांगने आई तो दरवाज़ा उसने बजाया शटर का, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा बजाया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा शटर बजा तो अंदर से आवाज़ आई, माफ़ करो अम्मा यहाँ कोई नहीं है। बस ये कहना था कि उनके जो रहमान डकैत के कारिंदे थे उन्होंने वहाँ हल्ला बोल दिया अचानक से। उसमें जो एक वफा के इदारे का एक सिपाही था उसे उन्होंने जख्मी भी किया, बट मार के, 1 क्लाशनकोफ और 2 पिस्तल थे, मेरे ख्याल में 3 हथियार टोटल थे, वो उनसे छीने और रहमान डकैत इस तरीके से उड़नछू हो गया। हालांकि अखबारात ने खबर क्या चलाई थी कि जी रहमान डकैत को फरार करा दिया गया, 6 करोड़ रुपए जो है रिश्वत वसूली के एवज, हालांकि ऐसा नहीं था, हकीकत ये थी। अच्छा, जैसे ये वाक़या पेश आ गया, चूँकि बाउद्दीन बाबर तो मैंने बताया ना आपको कि वो थक हार के सो रहे थे, उनको इत्तला मिली कि जी रहमान डकैत फरार हो गया। उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो जाग कर जैसे तैसे सबसे पहले CCPO कराची को इत्तला दी कि भाई ये रहमान डकैत निकल गया हमारे हाथ से। उन्होंने कहा मुझे क्या बता रहे हो, जाओ उनको जाके बताओ, क्योंकि उनके सारे मामला जुड़े हुए थे, वो कोई छोटा आदमी तो था नहीं रहमान डकैत। और उस वक्त तो ये भी इतलात उस वक्त चल रही थी कि 2006 में जिस महीने में इसको क्वेटा से उस कोर्ट की आला अदालत के अफसर से लेकर आए थे, उसी 2006 के उसी अगले महीने में एक वाक़या होता है कि एक मिसाइल जाके गार पे लगता है और उसमें अकबर भुट्टी की या वो मारे जाते हैं। नहीं, वो भी एक बड़ा ऑपरेशन था, नवाब अकबर भुट्टी वाला जो वाक़या हुआ था, उसमें तो कुछ शहादतें भी हुई थी हमारी फ़ोर्स की भी, और साथ में जो है वो नवाब अकबर भुट्टी जो है वो भी मारे गए थे। तो उस हवाले से भी ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये उन्हीं दिनों की बात है। और फिर ये र्यूमर भी चला कि जी वो रहमान डकैत के ज़रिए इन्होंने जो है वो नवाब अकबर भुट्टी से रब्ता करके उसकी लोकेशन का पता लगाया था, उसके बाद इन्होंने ये ऑपरेशन किया। तो ये जो है अफवाह भी कह सकते हैं, उसमें किस हद तक नहीं, तो उस वक्त ये भी चीज़ें थी कि चूँकि लियारी अक्सरियत थी बलोच इलाका है, और जो उस वक्त बलोचिस्तान में BLA के ख़िलाफ़ या ये भुट्टी कबाइल के ख़िलाफ़, अकबर भुट्टी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन चल रहा था, उसमें बहुत सारे लोग फरार होकर लियारी में भी आकर होश हुए थे, क्योंकि जिनको यहाँ पर रखा गया था। और ये उसी सिलसिले में रहमान का भी वहाँ आना जाना रहता था।
वहाँ के जो कलकदम जो तंजीमें थी, अलग पसंद सोच के जो लोग थे, उसके साथ इसके राब्ते तो थे। तो क्या इस वजह से भी इसकी गिरफ्तारी बहुत हाई प्रोफाइल थी कि चूंकि उस वक्त जो हमारे आर्मी चीफ थे, बाद में सदर भी हुए, उनका जाती एक मामला भी था भुट्टी के साथ, जिसके नतीजे में वो मारे गए, और ये भी उससे मुंसलिक हो गए थे। तो इसकी गिरफ्तारी हाई प्रोफाइल बनी फिर? नहीं, हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी तो ये हाई प्रोफाइल शख्सियत तो था ही पहले से ही ना, लेकिन नवाब अकबर भुट्टी के साथ भी कहा जाता है कि ये अटैच था, उनके भी राब्ते में था। चूँकि आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में अगर कोई भी मामला होता तो यहाँ पर उसके असरात नज़र आते थे। नवाब अकबर भुट्टी का जो सानिया हुआ, जो वाक़या हुआ, उसमें भी यहाँ पर उसके असरात नज़र आए। लियारी में, मलीर में, चनेसर गोड और अतराफ़ के मुआज गोड, इस तरीके से जो मुदाफ़ाती दीगर जो शहर में जो आबादियाँ हैं वहाँ पर भी आपको नज़र आया। अच्छा, रहमान डकैत किसी हद तक कहा जा सकता है कि उस वक्त तो काफ़ी र्यूमर थी कि जी नवाब अकबर भुट्टी वाला वाक़या जो हुआ वो रहमान की निशानदेही पे ही हुआ, उसी ने सारी पॉइंटेशन, उसने सारे जो है वो तफसीलात बताई। लेकिन रहमान डकैत जब फ़रार हो गया तो उसके साथ, जैसे मैंने आपको कहा कि बहाउद्दीन बाबर, अब तो बहाउद्दीन बाबर की भी खैर आ गई, वो तो एक बच गए थे माशूक बुरोई कत्ल केस से, तो ये तो उससे बड़ा केस सामने आ गया। माशूक बुरोई से तो लोग फिर जो है वो निकल गए, लेकिन ये कि ये केस बड़ा था वाकई में, जो है वो एक पुलिस पर एक बड़ा दाग था। चूँकि थी तो अनऑफिशियली गिरफ्तारी, लेकिन एक मामला तो बहुत बड़ा था, लेकिन इदारों को तो पता था कि वो हमारे पास है। उसमें फिर जो है वो बहाउद्दीन बाबर को खुद भी जो है वो तहवील में ले लिया गया। 2 महीने का चिल्ला काटा था। हाँ, 2 महीने तक उन्हें जो है वो तहवील में रहना पड़ा, और उनकी तहवील आप समझ सकते हैं, चूँकि इन्वेस्टिगेशन भी होनी थी। वही अफसर थे जो उसकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार थे रहमान डकैत की, और उनके हाथ से जो है वो रहमान का फ़रार हो जाना वाकई में एक बहुत बड़ा लैप्स था, जिसकी वजह से इसमें तो फिर जो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जिस तरीके से बहाउद्दीन बाबर को भी कस्टडी में लिया गया, 2 महीने तक उन्हें कस्टडी में ना सिर्फ रखा गया, उनसे इन्वेस्टिगेशन भी हुई, और उनकी सेहत भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी जब वो बाहर आए थे। इवन ये कि जब उनकी वालदा का इंतकाल भी इस दरमियान में हो गया, उन्हें माँ के जो है अपना जनाजे में भी शिरकत नहीं करने दी गई। ये मामला बहुत संगीन था। अच्छा, इस वक्त तक हम 3 अटैम्प्ट्स की बात करते थे, 3 बार ये हाथ आए तो निकल गए। चौथी अटैम्प्ट आखिरी, जिसमें किस्मत ने रहमान डकैत का साथ नहीं दिया, ये कैसे शुरू हुआ? और जो भी इतलात उस वक्त आपने इसकी कवरेज की थी, तो काम किया था, जो सामने आई वो नाज़रीन से शेयर करें। चूँकि पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था ये रहमान डकैत, ख़ास तौर पे चौधरी असलम के लिए। चौधरी असलम साहब और उनकी टीम के लिए बड़ा चैलेंज बन गया था। तो मुस्तकिल जैसे ये माशूक बुरोई कत्ल केस से जैसे ये फारिग हुए, बहाउद्दीन बाबर भी जो है वो मामला उनके सारे निमट गए, पता लग गया कि हाँ भाई वाकई ये जो है वो कोई पैसों का लेन देन नहीं था, बल्कि बाकायदा तौर पे प्लानिंग करके जो है वो रहमान डकैत फ़रार हुआ है या फ़रार कराया गया, उसके साथियों ने किया। उसके बाद से एक मरतबा फिर जो है वो तकोदो शुरू कर दी पुलिस ने रहमान डकैत के ख़िलाफ़, और देखें आपके 2006 से 2009 अगस्त में जाके जो है वो पुलिस को कामयाबी मिली, यानी चौधरी असलम साहब को, उनकी टीम को कामयाबी मिली, और अगस्त 2009 में जाकर जो है वो पुलिस को कामयाबी मिली। ये कराची के लिंक रोड है टूल प्लाजा के साथ, जो काठोर नेशनल हाईवे टूल प्लाजा जो लिंक रोड है उसके पास ये मुकाबला हुआ था, और रात का वक्त था, तकरीबन कोई जो है वो 8-9 बजे का, गलीबन 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था कि जब ये इत्तला आई कि जी रहमान डकैत जो है अपने 3 साथियों के साथ जो है, जिसमें रहमान डकैत था, उसके साथ एक नज़ीर बला था और 2 और उनके साथी थे, उन समेत जो है पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो इस तरह से चौधरी असलम की जो टीम थी वो सुरखुरू हो गई। यानी कि जिस चीज़ को चौधरी असलम ने अपने कैरियर पे दाग समझा, और वो दाग था भी, उसमें मीडिया पे भी बहुत कुछ लिखा गया, कहा भी गया, तो उस चीज़ फिर वो चीज़ वहाँ पे जाके उनका वो जो था बदला, वो बदला। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो चौधरी असलम और उनकी टीम पे लगने वाला दाग था, इस तरीके से वो दाग जो है वो धोया गया और बताया गया कि वो जो है वो मुजरिमों के साथ नहीं है बल्कि मुजरिमों के ख़िलाफ़ है। इसी तरीके से जैसा कि नकली माशूक बुरोई में उन्हें जो है वो जेल भुगतनी पड़ी, लेकिन उसके बाद 2007 में असली माशूक बुरोई भी चौधरी असलम की टीम ने ही जो है वो मुकाबले में मारा था। सही, इस टीम का चौधरी असलम का काम करने का अंदाज अलग था,
इसकी वजह से हम कभी का तनाज़ात का भी शिकार रहे, ये इनके इनकाउंटर भी सारे, लेकिन मजमूई तौर पे ये कहा जाता है कि इनको जो टास्क मिलते थे ये पूरा करते थे, पूरी कोशिश करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्हें जो है वो ख़ास तौर पे उनकी जो मुद्दत जो मुलाजमत के जो अदवार जो गुजरे हैं उसमें यही देखा गया शुरू से लेके और आखिर तक कि उन्होंने जो हुकाम बाला थे, जो गवर्नमेंट थी, उनके टास्क ज़्यादातर जो है वो उसको उन्होंने जो है वो तकमील तक पहुँचाया है। उसमें चाहे वो जो है वो लियारी गैंग वॉर थी, ये रहमान डकैत ग्रुप था, हाजी लालू ग्रुप था यानी अरशद पप्पू ग्रुप था, इसके अलावा दीगर थे, या कलअदम तंदी में थी, MQM थी, सुन्नी थी, मतलब जो भी जो शहर का अमन बर्बाद करने वाले लोग थे उन पे टास्क की बुनियाद पे भी जो है वो चौधरी असलम ने बड़ा काम किया उनके। यानी कि 1998 के फरार के बाद रहमान डकैत का जो आग मचोली पुलिस के साथ शुरू हुई वो 2009 में इख्तिताम पजीर उस वक्त हुई कि जब रहमान डकैत ने ख़ुद को अब सरदार अब्दुर्रहमान बलोच कहलवाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच ना सिर्फ जो है वो कहलवाना शुरू किया बल्कि लियारी पीपल्स अमन कमेटी जो है वो कायम हो चुकी थी जब ये रहमान डकैत वाला वाक़या हुआ और रहमान डकैत मुकाबले मार गया। उस वक्त काफ़ी पावरफुल था रहमान डकैत, ऐसा नहीं कि रहमान डकैत बस ऐसी कोई चोर पुलिस की कहानी है, और रहमान डकैत वाकई एक पावरफुल आदमी था और एक बड़ा असर और रसूख रखता था उस वक्त। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा प्रोग्राम देखा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।